हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। चैप्टर नंबर 31 लीनियर अलजेब्रा हमारा चल रहा है और क्लास नंबर 22 में हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए फिर क्लास नंबर 22 की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। क्या कहता है इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। चलिए जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन कहता है इन दिस क्लास 22 वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 31.6। जी हाँ, पिछली क्लास 20 में हमने जो कुछ सीखा है आपको शायद ध्यान आ रहा होगा। पीछे हमने क्या किया है, पिछली क्लास 20 के अंदर हमने भैया 4 पार्ट डिस्कस किए हैं। मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। इन चारों पार्ट के अंदर, इन क्लासेस के अंदर जो कुछ भी हमने सीखा है उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 31.6, यानी कि इन क्लास 20 के जो 4 पार्ट रहे उसमें हमने सीखा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का सम कैसे निकलता है। इसमें हमने सम का सीखा था, सम और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स को सीखा था। फिर हमने कंपोजिट फंक्शंस को सीखा था कि दो फंक्शन से कंपोज करके कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे बनती है, ये हमने सीखा था। एंड देन हमने सीखा था सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट सीखा था हमने, है ना। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। और एंड में पार्ट नंबर 4 में हमने सीखा था इनवर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये चारों कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स भी, इनकी प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की थी। और इन चारों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आज की एक्सरसाइज रहने वाली है। छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। और थ्योरेटिकल भी रहेगी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम शॉर्टकट से करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और थ्योरेटिकल चीज़ें डायरेक्ट हमें पता है तो तुरंत आंसर आ ही जाते हैं। तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि T1 R3 से R स्क्वायर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। T1 R3 से R3, R3 से R स्क्वायर, यानी कि 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल पर है। किस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है? T1 एक्स वाई जेड एक्स कॉमा वाई माइनस जेड, मतलब 3 टपल एक्स वाई जेड है। डिफाइंड किस प्रकार से हो रहा है? एक्स वाई माइनस जेड। एंड T2 R स्क्वायर से R स्क्वायर डिफाइंड बाई 2 टपल है और 2 टपल यहां पर डिफाइंड हो रहा है। देन T1 T2 मतलब कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि T1 T2 आपसे निकालने को कह रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक ट्रिक आपको बताता हूं मैं, जब भी कभी कंपोजिशन फंक्शन निकालना है या इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, या कुछ भी अगर कुछ चीज आपको निकालने को कह रहा है, दो फंक्शंस का, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम निकालने को कह रहा है, या कंपोजिशन निकालने को कह रहा है, या इनवर्स निकालने को कह रहा है, एक बात ध्यान रखनी है। कई ऑप्शन में नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे वर्ड दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है, क्या पता जो चीज आप निकालने जा रहे हो वो एग्जिस्ट ही ना करे, वो डिफाइंड ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कहीं आप सीधा T1 T2 निकालने पर लग जाए और बाद में मालूम चला यार ये तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो पहले एग्जिस्टेंस होगी या नहीं होगी, डिफाइंड होगा या नहीं होगा, इस बात पर गौर कीजिएगा, उसके बाद आगे की चीजें फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि T2 T1 डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। और हमने आपको बताया था कि T1 T2 तभी डिफाइंड होगा जब T2 की जो रेंज होगी वो क्या होगी? सबसेट होगी डोमेन का, है ना। किसका डोमेन भैया? T1 का डोमेन। और रेंज किसकी भैया? T2 की। सीधी सी बात है। T2 की, इस वाले की, जो पहले राइट साइड से पहले आ रहा है, कौन आ रहा है? T2 आ रहा है। T2 आ रहा है ना, तो T2 की जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए? सबसेट होनी चाहिए कोडोमेन की, हाँ सॉरी, सबसेट होनी चाहिए डोमेन ऑफ T1 की। तो एक बात नजर डालिए दोस्त, T2 कहां से कहां तक है? T2 है T2 ये डोमेन और ये कोडोमेन, और रेंज इसी के अंदर मिलेगी। T2 की रेंज इसके अंदर मिलेगी। तो T2 की रेंज में जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी वेक्टर्स होंगे, वो 2 टपल के होंगे, क्योंकि R2 है, 2 डायमेंशनल है, तो इसके अंदर सारे वेक्टर कैसे होंगे? 2 टपल के होंगे। अच्छा, ये है T1 की डोमेन, तो इसके अंदर 3 टपल के हैं। अरे भैया 2 टपल वाले 3 टपल वाले में कैसे एग्जिस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, मतलब ये वाली बात नहीं हो रही है ना। तो इसका मतलब है T1 T2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, निकालना तो बहुत दूर की बात है।
तो ऐसे क्वेश्चन अगर ट्रिक्स पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आंसर फटाफट सेकंड के हिसाब से आएगा। अदरवाइज कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप तुक्का लगाएंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे तो निकालने की कोशिश करेंगे, जो गलत बात है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले ये देखना कि निकलेगा भी नहीं निकलेगा, क्या पता वो निकलता ही नहीं हो, डिफाइंड ही नहीं हो रहा हो, है ना। तो यहाँ से क्लियर कट बात है कि इसकी जो रेंज में 2 टपल के होंगे, इसकी डोमेन में 3 टपल के हैं। अच्छा, कौन सा किसका देखना है, यहां से देखना है। पहले इसका नंबर आ रहा है तो इसकी रेंज, और बाद में इसका नंबर आ रहा है तो इसकी डोमेन में देखना पड़ता है। क्लियर है। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि अगर T1 R3 से R² डिफाइंड इस प्रकार से हो रहा है कि T1 ये है एक्स वाई जेड 3 टपल का है, y कोमा एक्स प्लस जेड। T2 R² के R² डिफाइंड हो रहा है T2 x कोमा वाई 2x 3y। ठीक है। तो T2 T1 निकालना है। अब यहां पर भी नोट डिफाइंड आ रहा है, अब देखेंगे पहले कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा जी, T2 T1, तो T1 पहले आ रहा है तो T1 की हम क्या देखेंगे, रेंज। अब T1 की रेंज में 2 टपल वाले होंगे। हाँ जी, T1 की रेंज क्या है, ये रही। तो इस कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स है उनसे सेट बनेगा, जो इमेजेस का सेट बनेगा वो रेंज कहलाएगा। तो इसकी रेंज में 2 टपल वाले होंगे। और T2 की डोमेन के अंदर भी 2 टपल के हैं। कहने का मतलब इसकी रेंज में जो एलिमेंट है पॉसिबिलिटी है वो यहां पर मिलेंगे। तो इसका मतलब T2, इसका मतलब भैया T2 T1 हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना। और एग्जिस्ट करेगा तो फिर इसको निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालेंगे। तो ऑप्शन डी तो गलत हो गया। अब बात करते हैं ए बी सी में कौन सा ठीक है। बहुत आसान तरीका है, देखिए। तो एक बात तो क्लियर होगी कि T2 T1 कहां से कहां तक निकलेगा भैया। देखिए T2 T1, पहले T1 का नंबर आ रहा है, राइट साइड से देखना है, राइट साइड से T2 का नंबर पहले आ रहा है। तो T1 कहां से शुरू हो रहा है, R3 से, तो ये R3 शुरू होगा। और एंड कहां होगा, T2 किस पे खत्म हो रहा है, T2 खत्म कहां हो रहा है भैया, T2 खत्म हो रहा है R² पर, तो ये R² पर ही खत्म होगा। मतलब T1 की शुरुआत वाला और T2 के एंड वाला उसको देखना है, क्योंकि यहां से यहां आए, फिर यहां आए, फिर इससे ये बना। कहानी क्लियर है ना। यस। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। T2 T1, इस पर एलिमेंट अप्लाई करेंगे। एलिमेंट यहां से आएंगे डोमेन से, तो इसमें 3 टपल वाले मिलेंगे, तो x y z दैट्स इक्वल टू। अच्छा जी, कैसे होगा देखिए। कंपोजिशन क्या कहती है, पहले ये एलिमेंट T1 के पास जाएगा तो T2 तो बाहर रह जाएगा, T1 के पास जाएगा कौन, x y z। यस। तो T2 T2 रहेगा। T1 x y z क्या किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, T1 x y z है y कोमा x प्लस z। ये लीजिए, है ना। ये कौन हो गया आपका, ये हो गया आपका T1 की वैल्यू y कोमा x प्लस z। क्लियर है यहां तक। अच्छा। अब T2 के पास एलिमेंट आया, ये पहला कंपोनेंट आया और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। क्लियर है। अच्छा, T2 ये कहता है कि पहला 2 होगा, मतलब आउटपुट में क्या आएगा, पहले कंपोनेंट का 2 और दूसरे का 3 टाइम्स, है ना। तो पहले का करेंगे 2 तो 2y, तीसरे का दूसरे वाले करेंगे 3, इसको 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस में 3z। यस। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है ना। तो 2y देखना है पहले, 2y किस में आ रहा है, हाँ इसमें तो नहीं आ रहा, तो ये और भी तो गलत हो गया। 2y आ रहा है और 3x प्लस 3z इसी में आ रहा है ना। तो आप ये ना सोचे कि भाई x हमेशा शुरू में ही आता है ना, x शुरू में आता है, वो तो डिफाइन करने पर डिपेंड करता है कि डिफाइन किस प्रकार से हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो शुरू में y भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है ना। एक होते हैं ना शुरू में भैया x ही आता है, नहीं जरूरी नहीं है। तो डिफाइंड किस प्रकार से हो रहा है वो डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों तरह के क्वेश्चन करवा दें, कब एग्जिस्ट नहीं करता है, कब एग्जिस्ट करता है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टी यू से वी एक नॉन सिंगुलर है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके आंसर भैया बहुत आसान है आंसर देना। अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं, सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, नलिटी के बारे में जानकारी नहीं है, रैंक ऑफ टी के बारे में जानकारी नहीं है, तब ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा नहीं। मैं बता रहा हूं, आप इसका आंसर नहीं देंगे, आप कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस आया है। लेकिन पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो इसका आंसर मैं कह रहा हूं इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। ये देखते ही बिना कैलकुलेशन, ग्रेजुएशन के क्वेश्चन अगर क्लियर है ना, ग्रेजुएशन की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, सोल्व ही नहीं करना पड़ता, देखते ही आंसर आ जाता है। अब देखिए क्या कर रहा है, टी जो है आपका, वो टी जो है आपका वो क्या है भैया, नॉन सिंगुलर है।
और इस पर मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, रिजल्ट्स आपको डिस्कस कराए। टी नॉन सिंगुलर होता है, इसका सीधा सा अर्थ है T11 होता है। और सुन लीजिए, T11 भी होता है। दूसरी बात, इस एक बात तो क्या होती है, T11 होता है, ये थ्योरम है, प्रूव भी की हुई है मैंने। दूसरी बात, टी नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब जो कर्नल ऑफ टी है उसके अंदर सिर्फ सिंगलटन सेट जीरो है। मतलब कर्नल ऑफ टी एक नल स्पेस है, नल स्पेस है कर्नल टी। अगर टी नॉन सिंगुलर है तो कर्नल टी क्या है, एक नल स्पेस है। बोले तो जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन जो है कर्नल टी की, डायमेंशन जो है कर्नल टी की वो जीरो। क्यों? इसकी बेसिस में क्या है, कोई एलिमेंट ही नहीं होता। इसकी बेसिस क्या होती है, इसकी बेसिस इसकी बेसिस एम्प्टी सेट होता है। तो इसकी डायमेंशन में कितना होगा, ये जीरो नहीं देखना है। बेसिस कौन है इसकी, इसकी बेसिस ये है, तो बेसिस में कोई एलिमेंट नहीं है तो नॉन एम्प्टी है, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और कर्नल टी की डायमेंशन को नल्टी कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझा रखा ना आपको नल्टी का, कर्नल टी की डायमेंशन को नल्टी कहते हैं। इसकी डायमेंशन कितनी है, जीरो, तो नल्टी कितनी हो जाएगी भैया, जीरो हो जाएगी। ठीक है ना। रैंक ऑफ टी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, है ना। तो यहां पर रैंक का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नल्टी जीरो हो जाएगी। ये बात सही है, ऑप्शन बी सही है ना। रैंक नल्टी बराबर होंगे, ये बात भी कोई जमी वाली बात नहीं है, नहीं ये कैसे हो सकता है, नहीं बराबर नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है ना। दूसरा, नल्टी नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात भी गलत है। ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। नल्टी जीरो होती है। कॉन्सेप्ट देखिए, ये है कॉन्सेप्ट, या ऑप्शन में ये दिखता तो ये भी सही होता, लेकिन ये वन वन वाली बात है नहीं, यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, अदरवाइज ये भी सही है ना। ये सही है और ये, इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये सही है, बात एक ही है ना। सही, आप कर्नल टी को कह सकते हैं। मतलब इससे हमारे पास क्या क्या पॉइंट है, एक नंबर पॉइंट ये आया, नंबर 2 पॉइंट ये आया, नंबर 3 पॉइंट ये आया, और इसी को ये कहते हैं नंबर 4 पॉइंट। तो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट से, एक छोटी सी लाइन से 3-4 बातें हमारे सामने आ गई है। क्या समझते हो, है ना। कर्नल टी को ऐसे भी लिखा जाता है, एन ऑफ टी, बोले तो नल स्पेस, ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब होता है नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये वेक्टर, ये हमारा वेक्टर स्पेस वाला नल स्पेस है ना। पीछे समझाते हुए आ रहा है। अब कहानी क्या होती है कि नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कर्नल के अंदर एक ही वेक्टर आता है, वो कौन आता है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब नॉन सिंगुलर होता है तो नल स्पेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ एक ही वेक्टर आता है, जीरो, तो ये नल स्पेस बन जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, है ना। पढ़े हुए चीजें हैं तो आसान है फिर तो कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो, कहता है T1 U से V और T2 U से V दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों को दोनों U से V है, T1 भी U से V है और T2 भी U से V है। तो कह रहा है कुछ ऑप्शन आपके सामने है, विच वन इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है ये पता लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुरंत आंसर आएगा बिना पेन उठाए। देखिए, कह रहा है कि T1 प्लस T2 इज ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सही बात है। अरे भैया सीधी सी बात है, अगर दो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उनका सम भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनका कंपोजिशन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये बात हमने सीखी हुई है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा, हमें इनकरेक्ट पता लगाना है ना। पहला ऑप्शन मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें ढूंढना है जो गलत बात है, ये बात तो सही है ना। ये बात क्या है, सही है। मतलब कि मैं आंसर सही नहीं बता रहा हूं, मतलब अपना कौन सा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो नहीं बता रहा हूं मैं कह रहा हूं ऑप्शन नंबर ए सही है, हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। रैंक ऑफ T1 प्लस T2 ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2, ये बात भैया गलत है, ये बात गलत है। देखिए, जब मैंने आपको सम ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था तो वहां पर एक थ्योरम थी, एक प्रोबेबिलिटी प्रूव करके दिखाई थी कि रैंक ऑफ T1 प्लस T2 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T2, ये सही है। ऑप्शन सी भी सही है। और ऑप्शन सी, ये सम का, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सम को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। हमें गलत पकड़ना है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी गलत है। और हमें ढूंढना था कौन सा गलत है, तो गलत कौन, ऑप्शन बी गलत है। तो मतलब देखा जाए तो ऑप्शन बी ही सही है। क्यों पूछा क्या गया है, कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है। इसका मतलब हमारे तरफ से आंसर बी सही है, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है, बाकी तीन सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लेट टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एक लीनियर ऑपरेटर है। देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो ऑपरेटर बन गए, ये यू और वी बराबर आ रहे हैं। डिफाइंड इस प्रकार से हो रहा है, देन टी इनवर्स बताइए। अब सुन लीजिए, इन चारों ऑप्शन में कहीं भी ये नहीं लिखा रहा कि डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब टी इनवर्स निकाले हुए हैं।
तो हमें अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आपको शॉर्टकट सिखाने वाला हूं कि टी इनवर्स निकालने का एक प्रोसीजर होता है, पूरा 3 से 4 मिनट खराब होती है, पूरा 2 से 3 पेज भर जाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड है, लंबा प्रोसेस है, समय ज्यादा लगता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट से सिखाऊंगा कि टेन इनवर्स, सॉरी टी इनवर्स बोले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट से कैसे निकालते हैं। तो यहां पर अगर लिखा आता भाई डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर हमें चेक करते ले कि भी 1 1 भी है कि नहीं, ऑन टू भी है कि नहीं। और मैंने आपको पिछली क्लासेज में 1 1 ऑन टू चेक करने का भी शॉर्टकट सिखा रखा है, ज्यादा से कम, कम से ज्यादा, तो ये बातें भी सिखा रखी है मैंने आपको, है ना। तो फिलहाल कोई भी ऑप्शन ये वाला नहीं है कि डज नॉट एग्जिस्ट वाला, मतलब सीधा से बात है, इनवर्स तो निकलेगा भैया, मतलब 1 1 ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है, इनवर्स निकलेगा। अब निकालना क्या है, शॉर्टकट से वो काम करते हैं। देखिए सारे के सारे 2 टपल वाले हैं, तो 2 डायमेंशन के, तो जब भी कभी टी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स निकालना है तो उसको मान लो, पुट करके मान लो, लेट टी इनवर्स एक्स कोमा वाई बराबर कुछ मान लो, आउटपुट मानेंगे। अब इसकी आउटपुट कैसे देखनी है, देखो ये आर स्क्र से आर स्क्र, तो टी इनवर्स भी उल्टा करेंगे तो आर स्क्र से आर स्क्र पर ही आएगा, है ना। ठीक है आएगा। हम मान लेते हैं एक कंपोनेंट जो आएंगे, कुछ नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं एक आर और कोमा एस, ये लीजिए। याद कीजिए ये टेक्निक मैंने आपको फंक्शन का चैप्टर 19 पढ़ाया था, उसमें भी सिखाई थी ये टेक्निक, एग्जैक्टली वही टेक्निक यहाँ इस्तेमाल करूंगा मैं, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें ये मान लिया कि ये हमें निकालना है, तो हमने मान लिया लेट दिस इज इक्वल टू आर एस, मतलब कि फंडा क्लियर है कि आपको ये वैल्यू निकालनी है, टी इनवर्स निकालना है ना, तो टी इनवर्स पे कुछ ना कुछ एलिमेंट तो लेके चलेंगे, हमने ले लिया एक्स वाई, 2 टपल के लेंगे। अच्छा जी, तो एक क्योंकि हमारा टी इनवर्स डिफाइंड किस प्रकार से होगा, आर स्क्र से आर स्क्र होगा। अरे भैया टी आर से आर स्क्र, आर स्क्र से आर स्क्र, तो उल्टा चलेंगे तो आर स्क्र से आर, तो इसमें 2 टपल का एक वेक्टर ले लिया। अगर हमें ये चीज निकालनी है और हमने इसको इसके बराबर मानना है, अगर किसी तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल करके हम आर की वैल्यू और एस की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए, है ना, आर और एस की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए, तो हमारा काम हो गया फिर, क्योंकि इसकी वैल्यू ही तो टी इनवर्स निकलेगा, है ना। चलिए अब देखिए, अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि टी इनवर्स, देखिए याद कीजिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टी इनवर्स v बराबर u है इफ एंड ओनली इफ टी ऑफ u बराबर v, वेर u कहां से आता है, u से, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। तो अब देखिए इसका मतलब क्या निकालता है, मान के चलो ये v है और ये u है, मान लेते हैं ये v है और ये u है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज t ऑफ u, u कौन है, ये रहा r कोमा s बराबर ये रह जाएगा x कोमा वाई। क्या समझे, बिल्कुल सही बात है। अब आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ टी ऑपरेट कर दिया, है ना, यहां टी लगाया तो ये आ गया, और यहां टी लगाया तो टी और टी 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 इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं, है ना, ये बचेगा। अब कहानी वाली क्या है बात, देखिए टी आर एस की वैल्यू कैसे आएगी, यहां तो ये एक्स कोमा वाई है, कोई दिक्कत नहीं है राइट साइड में। अब ये कैसे करें, ये डेफिनेशन है, ये कह रहा है कि आर एस यहां पर क्या होता है एक्स वाई, जब यहां एक्स वाई है तो पहले नंबर पर कौन आ रहा है, जो यहां है वो यहां आ रहा है, समझिए इस बात को, जो यहां है वो पहले नंबर पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये यहां एस पहले नंबर पर आएगा, कोमा, फिर ट्वाइस ऑफ एक्स, मतलब पहले वाले का ट्वाइस हो रहा है, माइनस दूसरे वाला घटाया जा रहा है, तो पहले वाले का ट्वाइस मतलब 2r, और माइनस दूसरे वाला घटाया जा रहा है, ये कौन ही, ये कैसे लिखा हमने, इस डेफिनेशन का इस्तेमाल कर लिया। क्लियर है, चलिए अब दोनों को कंपेयर करते हैं, पहला पहले के बराबर आएगा, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर क्या आएगा, मतलब हमें तो निकालना आर और एस है, हमें तो आर एस निकालना है, तो हम आर एस की फॉर्म में लिखेंगे, दिस इंप्लाइज एस, एस बराबर क्या आएगा एक्स, यहां से क्या आएगा 2r माइनस एस बराबर वाई। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहां से क्या होगा, देखिए हमें तो आर और एस की वैल्यू निकालनी है, ये आर और ये एस, तो 2r का 2r, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखती, तो 2r बराबर एक्स उधर चल जाएगा, एक्स प्लस वाई, आर की वैल्यू क्या आएगी एक्स प्लस वाई बाई 2। मैं कह रहा हूं इससे शॉर्टकट कोई है नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, ये तो मैंने थोड़ा बताया कि ऐसे ऐसे करना है, एग्जाम में डायरेक्ट इस लाइन के बाद सीधा यहां आना है, मतलब इस लाइन के बाद सीधा यहां लिख करके कंपेयर करना है। आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है मित्रों, देखो क्या आंसर आया, यहां आ जाओ वापस, देखो टी इनवर्स एक्स कोमा वाई, आर की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई बाई 2, कोमा
एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू एक्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है। मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है 1 1 चेक करने की, 1 2 चेक करने की, सीधा आंसर पहुंचाओ ना। ये सबसे बढ़िया टेक्निक है, जो निकालना है उसको मान लो और वहां से टेन इनवर्स वाली टी इनवर्स वाली कहानी इस्तेमाल कर लो। टेन, बार बार टेन बोल रहा हूँ क्या मैं, मुझे टी बोलना है, टी इनवर्स है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी है। क्यों, एक्स प्लस वाई इसी में आ रहा है। तो ऑप्शन ए गलत, बी गलत, यहाँ माइनस आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या समझे, आसान है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। T1 U से V है और T2 V से W है। अच्छा जी, तो इसका मतलब कंपोजिशन वाली कहानी होगी। ये U से V, ये V से W, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कह रहा है विच वन इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। क्या पूछ रहा है, गलत। अगर हमें सही की जानकारी है, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही की जानकारी है, तो गलत अपने आप पता चल जाएगा। देखिए कह रहा है कि T2 T1 इज 1 1, देन नलिटी ऑफ T1 इज 0। अरे भैया पहली स्टेटमेंट ही फंसा गई सर जी। अरे नहीं, घबराना नहीं है, आसान कॉन्सेप्ट है। देखो, अरे T2 T1 1 1 होता है तो इसका मतलब हमने सीखा था, रिजल्ट है, ये प्रॉपर्टी है, हमने सीखा था T1 इज 1 1। बोलो सीखा था कि नहीं सीखा था। यस सर जी, सही कह रहे हो आप। T2 T1 1 1 होता है तो हमने आपने थ्योरम पढ़ाई थी कि T1 1 1 होता है, T2 T1 ऑन 2 होता है तो T2 ऑन 2 होता है। ये बात भी सही है, ये बात सही है। और आपने जो बोला ये T1 भी सही है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, T1 1 1 है तो ये बात कैसे पता चलेगी सही है गलत। अरे ये बहुत आसान है यार। देखो T1 1 1 है, T1 1 1 है, इसका मतलब क्या है, T1 सिंगुलर है, सॉरी नॉन सिंगुलर है। T1 1 1 है, इसका मतलब क्या है, T1 नॉन सिंगुलर है। याद कीजिए, अरे मित्रों याद कीजिए, ये थ्योरम है। इफ T इज नॉन सिंगुलर, T इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ T इज 1 1, है ना। तो उसका मतलब T1 1 1 है तो T1 क्या है, नॉन सिंगुलर। और T1 नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है, कर्नल ऑफ T1 इज इक्वल टू सेट एलिमेंट 0, नल स्पेस होगा। और अगर ये नल स्पेस है तो इसका मतलब नलिटी जो होगी किसकी, अरे भैया T1 की, और किसकी है, T1 की बात कर रहे हैं, वो कितनी हो जाएगी, 0। तो क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप पकड़ लोगे इस बात को। तो मतलब इसने, कहानी तो ये थी कि T2 T1 1 1 है तो T1 1 1 होता है, थ्योरम तो ये है, लेकिन इसने घुमा दिया, इसने नलिटी के ऊपर जिक्र कर दिया। तो हम भी चला आगे भैया, अगर 1 1 है, T1 1 1 है तो इसका मतलब T1 नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर तो मतलब कर्नल ऑफ T1 में से एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट 0। अगर ये नल स्पेस है तो इसकी जो डायमेंशन है, कर्नल T1 की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 0। बोले तो नलिटी ऑफ T1 क्या हो जाएगी, 0। भाई डायमेंशन ऑफ कर्नल T1 क्या मतलब होगी, 0 होगी। तो डायमेंशन ऑफ T1 का मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ कर्नल T1 का मतलब क्या है, नलिटी ऑफ T1, इसका मतलब 0। ये पहला पहला ऑप्शन भी सही है, हमें गलत ढूंढना है। T2 T1 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अरे ये बात भी तो सही है मित्रों। अरे अगर T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दोनों की कंपोजिशन डिफाइंड होगी, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये हमने प्रूव भी किया था। तो ऑप्शन सी भी सही है। हमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, भैया इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ऑप्शन डी पर जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं। तो ऑप्शन डी कह रहा है कि नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस ये आंसर है इसका, है ना, मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टी R3 से R3 बी ए लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय टी एक्स वाई जेड। ये देखिए 3 टपल से 3 टपल जा रहा है, एक्स वाई जेड, ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा और ये तीसरा। कोमा वैसे छुपे हुए हैं, ध्यान रखना। पहला कहां से कहां तक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो टी इनवर्स निकालना है। यहां पर भी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिसमें डज नॉट एग्जिस्ट नॉट डिफाइंड वाला है। तो मतलब सीधा सी बात है भैया, निकालनी है फिर तो, है ना। चलिए निकालते हैं। तो टी इनवर्स, हमारा टी इनवर्स निकालना है। तो एक बात तो क्लियर कट है कि जो टी इनवर्स होगा वो कहां से कहां होगा, वो भी R3 से R3 होगा, है ना। टी अगर R3 से R3 है तो टी इनवर्स भी R3 से R3 होगा। फिर वापस आएंगे ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट रखा जाएगा वो 3 टपल का रखा जाएगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। हम मान लेते हैं ये इसकी वैल्यू R S और T है। अल्फा बीटा का मान लो,
है ना, कुछ भी मान लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ABC मान लो, जो आसान लगे वो मान लो, मैंने मान लिया RST, है ना। तो शॉर्टकट ये भाई, जिसका निकालना है उसको मान लो, हमने 3 टपल में तो 3 टपल में माना RST। हाँ जी। अभी थोड़े पहले कॉन्सेप्ट बताया था, उसी का इस्तेमाल करूंगा, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज हो जाएगा T ऑफ RST बराबर XYZ। क्या समझे, हाँ सर जी, मतलब T इनवर्स इधर चला जाएगा, T हो जाएगा, ये बच जाएगा, है ना। अब ये कहानी कैसे करेंगे, ये देखो कॉन्सेप्ट क्या डिफाइंड हो रहा है। X है, अगर यहां पर X है, पहले नंबर पर X है, तो यहां पर क्या हो रहा है, X माइनस 3Y माइनस 2Z। इस प्रकार से पहला कंपोनेंट आ रहा है, मतलब X, फिर दूसरे का 3 टाइम्स, तीसरे का 2 टाइम्स, और माइनस माइनस हो रहा है। तो हम भी ऐसे करेंगे, पहले तो क्या आएगा, X के हिसाब से तो R आएगा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ Y, मतलब दूसरे का 3 टाइम्स ऑफ S, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ दूसरा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ तीसरा, तीसरा कौन है, T। तो ये आ गया पहला कंपोनेंट। अब देखिए दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा माइनस 4 टाइम्स ऑफ तीसरा, दूसरा कौन है, S, माइनस 4 टाइम्स ऑफ तीसरा, तीसरा कौन है, T। समझ पा रहे हो, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, है ना। और तीसरा कंपोनेंट क्या है भैया, सीधा तीसरा ही आएगा, तीसरा कौन है, T। ऐसे आएगा, ये पहला कंपोनेंट बन के तैयार हुआ है, दूसरा, ये तीसरा, बराबर में क्या है, XYZ। ठीक है, कंपेयर करते हैं, आंसर आने वाला है, कंपेयर करते हैं, आंसर आने वाला है, सिंपलाइज। देखो तीसरे से तीसरा कंपेयर करेंगे तो क्लियर कट बात है, T की वैल्यू आ गई, T की वैल्यू क्या आ गई भैया, Z, है ना। देखो आंसर मिलना भी शुरू हो जाएगा। अब वो इत्तेफाक से चारों ऑप्शन में Z आ रहा है, क्या करें, चारों में Z आ रहा है, तो चारों ठीक है क्या, नहीं है तो दूसरा पहला कंपोनेंट डिसाइड करेंगे। अब देखो दूसरा किसके बराबर आएगा, दूसरे के, तो इसका मतलब S माइनस 4, T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू Z है, तो यहाँ Z लिख देंगे, बराबर में क्या है, Y। तो मतलब S की वैल्यू कितनी आएगी, Y प्लस में 4Z, Y प्लस में 4Z, कहाँ आ रहा है Y प्लस में 4Z, एक तो यहाँ आ रहा है D ऑप्शन में, और एक आ रहा है A ऑप्शन में। तो इसका मतलब सीधा सा क्लियर कट बात है कि ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन C तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि Y हमें क्या चाहिए, सेकंड ऑप्शन में सेकंड कंपोनेंट Y प्लस 4Z चाहिए, तो एक तो A में आ रहा है और A ऑप्शन D में आ रहा है, तो B ऑप्शन C ऑप्शन गलत, है ना। चलिए अब देखिए तीसरा कंपोनेंट निकालते हैं, तीसरा कंपोनेंट क्या है, X, और यहाँ पर क्या है, R माइनस 3, S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू ये है, उठा लो यहाँ से, Y प्लस में 4Z माइनस का 2, T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू Z, बराबर में क्या है, पहला कंपोनेंट क्या है, X, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी, देखिए X तो पहले से है, ये 3Y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3Y, ये हो जाएंगे माइनस के 3 चौके 12Z, और ये माइनस के 2Z, माइनस के 14Z उधर जाएंगे, प्लस के 14Z। तो ये आ गया पहला कंपोनेंट, ये आ गया दूसरा, और ये तीसरा, आंसर मिलाइए, एक्स प्लस 3Y प्लस 14Z, एक्स प्लस 3Y प्लस 14Z, इसमें तो माइनस का आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्या समझे, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी भी गलत है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, एस की वैल्यू यहाँ, टी की वैल्यू, है ना, जल्दी से काम हो गया ना, ऐसे निकालते हैं, शॉर्टकट तरीका है ये, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, आप जल्दी कर लेंगे एग्जाम में इसको। क्वेश्चन नंबर 8, लेट टी R3 से R² भी लीनियर ऑपरेटर नहीं, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ऑपरेटर तब कहते हैं जब दोनों बराबर होते हैं, U और V की वैल्यू जब बराबर होती है, या तो दोनों R² होनी चाहिए या दोनों R3 होनी चाहिए। अब ये R² से R3 है, R3 से R², तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं आपको जो मटेरियल दूंगा उसमें ठीक कर दूंगा। किस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है, इस प्रकार से, तो कह रहा है कि T इनवर्स निकालो। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो अभी ये जरूरी नहीं है कि डज नॉट एग्जिस्ट आ गया तो वो डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा, निकल भी सकता है, ध्यान रखना है, वो चीजें निकल भी सकती है, लेकिन ये संभावना बनी रहती है, क्या पता वो एग्जिस्ट ही ना करे, तो फिर भी हमें चेक करना पड़ेगा, अगर डज नॉट एग्जिस्ट लिखा आ रहा है, क्या पता निकले ही नहीं, है ना, अगर निकलता है तो फिर निकालेंगे। तो डज नॉट टेन इनवर्स टी इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास 1 1 और 1 2 होना चाहिए। थोड़ा मैं एक बात बोल देता हूँ, मैंने अगर कहीं tan इनवर्स बोला है तो उसको आप टी इनवर्स कनेक्ट कर लेना, कई बार चीज़ें घूमती रहती है दिमाग में।
अभी टी बार बार मेरे मुंह से tan इनवर्स निकल रहा है जबकि टी इनवर्स है। मतलब हमें टी इनवर्स निकालना है, तो 1 1 और 1 2 होना चाहिए। तो पहले देखेंगे भाई 1 1 1 2 है या नहीं। अगर 1 1 1 2 नहीं है तो ऑप्शन ए सही है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर 1 1 1 2 है तो tan इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फिर निकालेंगे इसको। तो दिमाग लगाइए, क्या ये 1 1 है? मैं कहता हूं नहीं है 1 1। अरे भैया नहीं है 1 1, क्यों? R3 से R स्क्वेयर बोले तो, अरे भैया बोले तो R3 से R स्क्वेयर है ना, R3 से R स्क्वेयर बोले ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, तो भैया नॉट 1 1, नॉट 1 1। ये पहली बात तो 1 1 ही नहीं है। अब ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं तभी तो इनवर्स निकलता है। तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निकालने की जरूरत ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 1 1 ही नहीं है, तुरंत आंसर आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, T1 U से V और T2 V से W बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन विच वन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है भाई? ये तो थ्योरम है, ये तो रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टी है, मैंने सिखा रखी है आपको, कंपोजिशन पे काम करती है। थोड़ा दिमाग लगाइए, T1 से T2 है, ये U से V, V से W, तो कंपोजिशन की बात चल रही है। रो ऑफ T2 T1 ग्रेटर देन इक्वल टू रो ऑफ T2, क्या ऐसी कोई थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई है? नहीं पढ़ाई है, गलत बात है, ये तो नहीं पढ़ाया। रो ऑफ T2 T1 लेस देन इक्वल टू रो ऑफ T2, ये बात तो भैया सही है सर जी, मैंने प्रूव भी करके दिखाया था। मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया था कि रो ऑफ T2 T1 लेस देन इक्वल टू रो ऑफ T2, नंबर 1। और साथ में एक थ्योरम और थी इसी के साथ, रो ऑफ T2 T1 इज इक्वल टू रो ऑफ T2, बराबर भी होते हैं कब? इफ T1 इज इनवर्टेबल, इफ T1 इज इनवर्टेबल, यानी कि T इनवर्स एग्जिस्ट लिख दूं, सीधा से लिख देते हैं, तो ये भी सही है, T इनवर्स एग्जिस्ट है, मैंने कि यानी कि T1 इनवर्टेबल होती है तब, यानी कि T1 इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब। तो ये दो थ्योरम मैंने आपको समझाई भी थी प्रूव के साथ। तो ऑप्शन बी तो भैया सही है, हमें करेक्ट पूछा गया है। तो अब ये वाला भी गलत है, क्योंकि T2 T1 इनवर्स क्या होता है? T1 इनवर्स T2 इनवर्स होता है। क्या होता है? T1 इनवर्स T2 इनवर्स, मतलब जो यहां पर होता है वो पहले आता है, इसने उल्टा कर रखा है ना, इसने T2 इनवर्स T1 इनवर्स कर रखा है, मतलब ये वाला इधर कर दिया, ये वाला गलत बात है, जो इधर है वो पहले आएगा, ये होता है सही, ये गलत है। ऑप्शन डी के बारे में कुछ पता नहीं, नन ऑफ दीज कैसे है? नन ऑफ दीज थोड़ी है, ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन 10 आज का अंतिम क्वेश्चन है। मैंने पहले बोला था क्लास छोटी रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन मैंने थ्योरेटिकल लिए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो ज्यादा बनेंगे नहीं, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं थे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मिले जुले, न्यूमेरिकल के, थ्योरेटिकल के, ग्रेजुएशन के, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि टी यू से वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्म, एक नॉन सिंगुलर है। टी यू से वी क्या है? नॉन सिंगुलर। अच्छा जी, देन 4 ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा है T11 होगा। हाँ सही बात है, T11 तो होगा भैया, अगर नॉन सिंगुलर है तो T11 होता है। कर्नल ऑफ T नल स्पेस होता है, नलिटी 0 होती है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस 0 होती है, ये कुछ बातें हमने सीखी है, सही बात है। डायमेंशन ऑफ नलिटी 0, यस सही है बात है, डायमेंशन नलिटी 0 भी कह सकते हैं, या फिर नलिटी ऑफ T भी कह सकते हैं, वो 0 होगी, है ना। क्यों? इसके कर्नल, जो इसका कर्नल T जो होता है ना, वो नल स्पेस होता है, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन बी भी सही है। डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी, क्या ये बात सही है? मैं कह रहा हूं सही है, ये थ्योरम में हमने प्रूव करके दिखाया था। अगर टी नॉन सिंगुलर होता है तो हमने प्रूव करके दिखाया था डायमेंशन ऑफ यू दैट्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी, डायमेंशन ऑफ आर टी, याद कीजिए मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया था। क्यों? क्योंकि यहां पर नल्टी जो होता है ना, नल्टी वो 0 होता है, और नल्टी 0 होता है तो रैंक नल्टी थ्योरम क्या कहती है? याद है, ये थ्योरम भी है, मैंने प्रूव भी करके दिखाया था आपको। रैंक नल्टी थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी दैट्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। याद आ रहा है आपको? डायमेंशन ऑफ आर टी तो ऐसे कैसा रह जाएगा, डायमेंशन ऑफ नल्टी क्या हो जाएगा? अरे भैया 0, नल्टी, नल्टी मतलब क्या होता है? डायमेंशन ऑफ
एनटी, यही तो होता है, तो वो तो 0 हो जाएगा। और डायमेंशन ऑफ यू, डायमेंशन ऑफ आर टी बराबर डायमेंशन ऑफ यू, है ना। डायमेंशन ऑफ यू और डायमेंशन ऑफ आर टी को क्या कहते हैं, रैंक ऑफ टी कहते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक तरीके से। आप ये समझिए कि मैंने थ्योरम एक्सप्लेन कर दी। अगर थ्योरम याद है तो इसको डायरेक्टली बोल देंगे हम। तो ऑप्शन सी भी सही है। डायमेंशन ऑफ यू बराबर क्या होता है, डायमेंशन ऑफ आर टी होता है। डायमेंशन ऑफ आर टी को क्या कहते हैं, रैंक ऑफ टी कहते हैं। तो यहां पर अगर आपको लिखा जाए डायमेंशन ऑफ आर टी तो भी सही है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ आर टी का मतलब ही तो रैंक ऑफ टी होता है। तो ये बात भी सही, तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, चारों बातें सही है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ऊपर की तीनों बातें सही हैं। तो 10 क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैंने आपके लिए आंसर की बना दी है मित्रों, ये आंसर की मैंने आपके लिए बना रखी है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्लास 23 टू बी कंटिन्यूड। ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे और क्लास 23 में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे क्लास 23 में। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते।